अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 16 स्टार्ट कर। माज़रत के साथ पिछली क्लास में जो प्लान मैं करके आया था वो आज नहीं कर सका, और मेरा वो ख्वाब बस एंड भी पूरा हुआ कि परली साइड पे बोर्ड पे कुछ लिखूं। ऐसे ही बातों से बातें निकलती गई और हम फिर जो सोच के आया था मैं उससे कहीं दूर निकल गए। कॉस्ट डिटर्मिनेशन की ही और बात कर दी। फिर जज्बात में आके मैंने 2 पास पेपर कॉपी करा के भी होमवर्क में दे दिए बच्चों को, और हैवी किस्म के पास पेपर थे। बस क्या हुआ आज मुझे खुद पता नहीं चला। तो अब आप लोगों की खिदमत में वो सारी जी बेटा, टेस्ट जो है वो माशाल्लाह से अकाउंटिंग का ही है ना, तो ये होमवर्क भी अकाउंटिंग का ही है। ये हाँ, ये R1 मतलब रिपोर्टिंग का है, सॉरी। तो इसके अंदर बेटा ये FR1 का ही सिलेबस है, उसी का ही होमवर्क है, उसी की ही तैयारी है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई लॉ की तरह से तो है नहीं कि जी आपके चैप्टर के 15 सफ़े आपने सारे याद करने हैं। आप अकाउंटिंग के टेस्ट के लिए हर वक्त, हर लम्हा, हर दम तैयार है, किसी वक्त लिया जा सकता है। क्लास के अंदर जब हम कोई काम करते हैं, चलो उस दिन ना सही, अगले दिन उस काम के लिए हम तैयार होते हैं कि उसका टेस्ट भी लिया जा सके, ठीक है ना। तो टेस्ट के अंदर जो है वो हाँ, आज तक कल तक का जो पड़ा हुआ है वैसे तो वही टेस्ट होगा, थोड़ी सी बस उसी की जो है वो हमने मजीद कहते हैं ना उसको, तफसील जरा चीजों की बयान कर ली है, ठीक है जी। अच्छा जी, टेस्ट जितने मार्क्स का बन गया जी, 1 सवाल हुआ, 2 हुए, ये आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। बता क्या दिया जाएगा आपके सामने टेस्ट में आ जाएगा। टाइमिंग कल का सारा दिन, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर क्या शराइत होती है, जरा जल्दी से बताएं। इनिशियल रिकग्निशन, पहली बार एसेट को रिकॉर्ड करना है तो 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। रिकॉर्ड करना है तो क्या, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। अगला सवाल हमने किया था, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है, स्टैंडर्ड ने कहा एट कॉस्ट कर ले। हमने कहा सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट बनने का कॉस्ट मॉडल पे रहो या प्री बैलेंस शीट मॉडल पे रहो। हमने कहा अच्छा चलो सारी बातें तो हमने देख ली थी। ये जो आपने कहा है एट इनिशियल मेजरमेंट हो, ये एट कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट में क्या कुछ हो। तो स्टैंडर्ड ने कहा, कल हमने बात की थी, स्टैंडर्ड ने कहा 3 चीजें कही, स्टैंडर्ड ने ब्रॉडली स्पीकिंग 3 चीजें कही। पहली, एसिड की परचेज प्राइस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज लेना, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस कर लेना। हमने कहा और कुछ, स्टैंडर्ड ने कहा सारे नेसेसरी खर्चे जो एसिड को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन लाने के लिए जरूरी है वो भी ऐड कर लो। मैंने मिसाल भी दी थी, एक ही कंपनी के 2 AC खरीदे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लगे, और बैलेंस शीट में 1 लाख पे आ रहा था, 1,10,000 पे, 2,000 पे, जो भी ऊपर कॉस्ट, यानी कि एक ही AC 2 डिफरेंट कॉस्ट पे क्यों आ रहा था, एक हम ग्राउंड फ्लोर पे चाह रहे थे, एक 10th फ्लोर पे। तो मैनेजमेंट की इंटेंडेड लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा वो भी एसिड कॉस्ट में हमने क्या किया था, ऐड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट प्लस नॉन फंडेबल टैक्सेस और माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट वगैरह को। उसके बाद हमने कहा, और तो उसने कहा नेसेसरी कॉस्ट जो एसेट को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है। हमने कहा अच्छा जी, और कुछ, मैंने कहा हाँ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग भी ऐड कर लो। इसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि बच्चों ये FAR का के सिलेबस में है और 3 से 4 दिन इस पे लगते हैं, एक इफ्रिक है पूरा, पर पूरी कहानी है ना। आज तो क्या हम अंदाजा लगाते हैं जी, आज से 20 साल बाद हमें मजदूरों को इतने पैसे देने पड़ेंगे ये एसेट को डी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो 20 साल बाद वाले पैसों की प्रेजेंट वैल्यू पहले निकाली जाती है, फिर उसको एसेट कॉस्ट में ऐड किया जाता है, फिर वो एक लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कहते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड करते हैं इंटरेस्ट। वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, पूरा एक नॉलेज है जो आपको FAR 2 में मिलेगा। फिलहाल आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है सारी बातें, ये सारी बातें कर वैसे आपके सलीके लिए दी, आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है, अव्वल तो आपके पर्चे में सवाल में कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग नहीं देगा, अगर खुदा ना खास्ता आ भी जाए तो बस वो फिगर होगी जो रेडी फिगर है, और उसको सिर्फ एसेट के अंदर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो 3 चीजें थी कॉस्ट डिटर्मिनेशन में। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, आसान है माना, आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी आपको टेस्ट करता है, तो सवालों के अंदर एडजस्टमेंट में इंक्लूड कर देता है। कोई एडिशन रिकॉर्ड करवाए तो एडिशन बिल्कुल ऐसे फिगर बना के नहीं देगा, बल्कि वो 3 4 5 चीजें देकर कहेगा जी अब इसको एडिशन जब रिकॉर्ड करना है तो वो देखें बच्चा किस चीज को ऐड करता है, किसको नहीं करता, कॉस्ट डिटर्मिनेशन आती है नहीं आती, तो इस तरह से टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहा स्टैंडर्ड ने, परचेज प्राइस प्लस नॉन फंडेबल टैक्सेस इंपोर्ट ड्यूटीज लेस डिस्काउंट्स, फिर ऑल नेसेसरी कॉस्ट्स टू ब्रिंग द एसेट इनटू कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, और तीसरा कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, इनिशियल एस्टीमेट। अब ये भी ना सोचो आप, क्योंकि आपके लेवल की बात है, बस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग सवाल में आ गई है, किसी नाम से भी आ सकती है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट लिख दे, वो डी इंस्टॉलेशन कह दे, वो साइट रिस्टोरेशन कह दे, ठीक है, तो समझ जाओगे उसे, जस्ट क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस बस यही चीजें थी मेन, तो यही 3 चीजें थी। पहला पोर्शन जो था वो ये पॉइंट था, ये स्टैंडर्ड की जबान कल दिखाया था। अच्छा आपस की बात है, वो मैं सफा फिर आज हैंड आउट भूल गया था, लेकिन मजे की बात है जो हैंड आउट आज बनाया था वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बहरहाल वो आपने हैंड आउट संभाल के रखना है, अब उसकी बारी कल आएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन
आपकी इंशाल्लाह बुक होपफुली आज मैं फाइनल कर लूंगा, तो 3 से 4 दिन पब्लिशर जो लेता है, नेक्स्ट वीक में बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो सफा है आपके पास, जो आप जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो मैंने दिखाया था, ये आपको बुक के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह आपको याद हो जाना, मैंने आज दोबारा ओपन करना है, ठीक है ना। तो फिर बस आप एक नजर देखो, हाँ अच्छा हाँ ये तो सारा याद है हमें, ये सिचुएशन होगी। अच्छा, तो मैंने 3 चीजें बताई हैं स्टैंडर्ड ने जो लिखी हुई थी। पहली, परचेज प्राइस में से डिस्काउंट लेस करके इम्पोर्ट ड्यूटी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को क्या कर दो, ऐड। दूसरा, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरा, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। फिर हमने कहा अच्छा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, सर ने क्या कहा, वो सारी कॉस्ट जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी हो। हमने कहा काबिल इस्तेमाल हालत क्या होती है, हमने कहा कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय द मैनेजर। डन। फिर हमने ये सफा पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। ये वही 3 चीजें लिखी हुई हैं। कॉस्ट आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेस, पीपीई की कॉस्ट किस किस चीज पे मुश्तमिल हो सकती है। प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन इम्पोर्ट टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। फिर एनी कॉस्ट नेसेसिटी टू ब्रिंग एसेट टू करंट कंडीशन लोकेशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, कल लिख लिया था ये। और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फिर स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं ये। बहुत चांस है कि स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स वाली फिगर्स, ये चीजों में से ही कोई चीज सवाल में आएगी। पुराने सवालों के अंदर एलसी, ओपनिंग चार्जेस वगैरह इस तरह की बातें भी आती हैं, सवाल में देके समझा वो भी दूंगा, लेकिन मुश्किल है कि वो भी इस तरह से टेस्ट करे। बहरहाल पढ़ तो हम चीजें लेंगे ही। ये एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी हैं, और ये स्टैंडर्ड आप जब खरीद लेंगे तो ये पैरा हाईलाइट कर लेंगे इंशाल्लाह। आप जल्दी, उम्मीद है कितने बच्चों ने अभी तक ऑर्डर कर लें, ऑर्डर कर लें इनको ऑर्डर, ताकि साथ साथ, वरना एंड पे फिर आप कहेंगे अब करवा दें सर, अब पैरा हाईलाइट करवा दें, फिर मैं नहीं करवाऊंगा। ये छोटे वाले स्टैंडर्ड ले लें बेशक, कि अपने वो IFRS वालों से इजाजत लेकर सिर्फ कैफ में यूज होने वाले स्टैंडर्ड्स को अलग छाप दिया है वो, वरना तो इतना मोटा वो जो है ना, वो पलंदा बन जाता है जिसमें 3 वॉल्यूम्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के। अब वो इतने से भी बन चुके हैं, वही वाले ले लीजिए, ब्लैक कलर के अंदर वो है, ले जरूर लें, ठीक है। कोई बात नहीं, 1-2 साल पुराने भी चल जाएंगे, अगर पड़े हुए किसी दोस्त के पास ले लें पक्के पक्के, लेकिन ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बहरहाल रहने हैं। अगर आप ले लेंगे तो आपके साथ ही चलने हैं। बाद में कुछ स्टैंडर्ड वगैरह चेंज होता है, तो तब तक आप उस लेवल बैठे होते हैं कि स्टैंडर्ड आपको कोई और नया ला देता होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये जो स्टैंडर्ड आप खरीद लेंगे, चाहे आप फुल फ्लैज वाले भी लें, तो आपने FAR 1 में भी यूज करने हैं, FAR 2 में भी यूज करने हैं, फाइनल में भी यूज करने हैं, MSA में भी यूज करने हैं। और फिर जब आप प्रोफेशनल फील्ड में बैठे होंगे, अपनी दफ्तर में बैठे होंगे, तो आपकी टेबल पे भी वो वही पड़े होंगे, ठीक है। जो स्टैंडर्ड चेंज होता है, वो कोई एका दुक्का स्टैंडर्ड बाद में जब चेंज होता है, तब की तब देखी जाएगी, वो आप अलग से भी देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट आपने कर देनी है अभी से। अच्छा जी, स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स दी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या हो सकती हैं। उसने कहा कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ और एक्विजिशन। मैंने मिसाल क्या दी थी, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो ये लेबर क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जो पैसे उनको दे रहे हैं। आप प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ बंदे भी काम कर रहे हैं, साइट प्रिपेयर करने के लिए मजदूर लगा लिए, सिविल इंजीनियर आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया, ठीक है। इन लोगों को पैसे दे रहे हैं, कंसल्टेंट्स। ये क्या है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स ही तो है। जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, उनको आप बेनिफिट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कुछ जो भी है, ठीक है, सिंपल। जो आपने कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन करने वाले लोगों को पैसे दिए हैं, वो क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर अगले तो बहुत आसान, साइट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, इसको हमने ट्रांसपोर्टेशन कहा था। फिर इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, फिर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, और उसमें से नेट कर देना है प्रोसीड्स ऑफ सेलिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द आउटपुट ऑफ टेस्ट रन, बता दिया था ना कल, ठीक है। फिर प्रोफेशनल फीस का मतलब कंसल्टेंट कोई आया है, आपने उससे कहा ये इंस्टॉल कर दो, हमें ये प्लांट लगा दो, अब उसने जो उसके चार्जेस लिए हैं, तो वो भी जरूरी खर्चे। तो ये स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स दी कि ये सारी चीजें जो है, ये क्या है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनने की एग्जांपल, ये चीजें हो सकती हैं ऐड। फिर स्टैंडर्ड ने कहा नहीं ऐड करना आपने किसको, जी बेटा, बेटा सैलरी एक्सपेंस थोड़ी जैसे यहाँ पे हो ही जानी है, खैर यहीं पर ही सुन लें, बल्कि थोड़ा सा रुक जाएं जी। मैं ये कह रहा था कि जो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, उसने लफ्ज लिखा था डायरेक्टली अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ठीक है ना। अभी इस पे बात करते हैं। बहरहाल सादा बात समझ आ गई, ठीक है, तिलों वाली बात में। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या मत ऐड करना, ओपनिंग सेरेमनी किया एसेट कॉस्ट में ऐड ना करना। जनरल रूल पता है क्या है जब एसेट रेडी टू यूज हो गया, टेस्ट रन किया ना, गिर करके चेक कर लिया, हाँ जी चल रहा है, चल रहा है, जूते सही बना रहे हैं, रेडी टू यूज है, कर सकते हैं यूज, अब इसके ऊपर कॉस्ट को ऐड करना रोक। ये जनरल रूल है। तो उसी को देखते हुए ये देखो, एसेट तैयार हो गया, अब ओपनिंग सेरेमनी की है, लोगों को रोटी खिला दी, मिठाइयां बांट दी, एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना। फिर इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट किया आपने, आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, आपने उसके इश्तेहार लगा दिए, स्टीमर से लगा दिए, हर जगह बिल बोर्ड लगवा दिए, खर्चे एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करने आपने। फिर मैंने कहा था कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, मैंने मिसाल दी थी पश्तो वाली, ठीक है ना जी। क्या है ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये स्टाफ ट्रेनिंग है, ठीक है। और एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, ये कभी भी एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है ना। ये वाली बात मुश्किल से याद रहती है, ये आसान से याद रहती है। एग्जांपल जो मैंने लिखी, कोई ओपनिंग सेरेमनी है तो उसको एसेट कॉस्ट में ऐड, इसकी कॉस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, कोई एडवर्टीजमेंट किया तो
एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। कोई स्टाफ ट्रेनिंग किया तो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। कोई एडमिन और जनरल ओवरहेड्स है तो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। ठीक है, वजह पता है क्या है? वजह ये है कि ये स्टाफ ट्रेनिंग, अब हालांकि आपके जहन में पता क्या आएगा, ये जो प्लांट रेडी टू यूज हुआ है, सर स्टाफ को ट्रेनिंग करेंगे तो चलेगा कैसे, जरूरी खर्चा है। तो मैं कहूंगा हाँ, आपका मोटरसाइकिल पेट्रोल डाले बगैर नहीं चलता, तो क्या आप पेट्रोल को एसिड कॉस्ट में ऐड कर दोगे? आपने फैक्ट्री लगाई है, बिजली नहीं चलती, का बिजली का बिल उसकी कॉस्ट में ऐड कर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एसिड को चलाने के खर्चे हैं। ठीक है, तो जब रेडी टू यूज हो जाए कॉस्ट को ऐड करना रोक दो। फिर आपने कहा अच्छा जी एडवर्टाइजमेंट या स्टाफ ट्रेनिंग IS 38 FAR 2 में पढ़ेंगे, वो एक्सप्रेसली इनको एक्सक्लूड करता है, कहता है इसको कभी भी एसिड ना बनाओ। क्यों? आपने स्टाफ को ट्रेन किया, जब ट्रेनिंग पूरी हुई अगले दिन वो अच्छा जी अल्लाह हाफिज में जा रहा हूँ, भाई तुम हमारा एसेट हो, हमने तुम पे खर्चा किया है, तुम अगले 5 साल में फायदा देने लगे थे, सॉरी जी मैं तो किसी और को फायदा दूंगा। कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉय को। तो स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी आपने एसिड नहीं बनाना या एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। ठीक है, अब कोई यहाँ पे बोलेगा जी हम बॉन्ड साइन करवाएंगे उससे, हम उसे कहेंगे कि अगले 5 साल के अंदर तुम छोड़ के गए तो तुमसे 15 लाख रुपया लेंगे, तो देके चला जाएगा, जहां जा रहा है उनसे लेके यहाँ पकड़ा देगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करने के बाद क्या आप एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते, ये कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, मैं पिछली क्लास में ऐसी में एग्जांपल आई, मैंने आज से कुछ साल पहले जब ओमोर आई थी नहीं तो लाहौर सारे के अंदर उन्होंने इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट की थी कि जिस गली में जाएं, जिस नुक्कर पे खड़े हों, जिस सड़क से गुजरे, जिस बिल बोर्ड पे नजर पड़े, हर जगह ओमोर ही ओमोर थी। जिस दुकान पे जाएं, क्या सारे लोगों ने फिर यमी और वॉल्स छोड़कर ओमोर लेना शुरू कर दी थी? कस्टमर को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट या स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करने, याद रखना। ठीक है, हाँ एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, वो अलग चीज है। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, अगले 5 साल के लिए आपने जियो वालों को इश्तिहार चलाने के पैसे इकट्ठे दे दिए, तो वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नाम का एक एसेट बनेगा, वो तो एक्रूअल वाला एसेट है। ठीक है, वो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, पीपीई का हिस्सा नहीं बनना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बात सिर्फ किसकी हो रही है, एसिड कॉस्ट में क्या कुछ ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, एसिड कॉस्ट के अंदर कोई ओपनिंग सेरेमनी करो तो उसके पैसे ना डालना, कोई एडवर्टाइजमेंट करो तो उसे एसिड कॉस्ट में मत डालना, और कोई स्टाफ ट्रेनिंग करो उसको भी एसिड कॉस्ट में मत डालना, और एडमिन सेलिंग के खर्चे जैसे मैंने कहा बिजली का बिल आ रहा है। ठीक है, या आपने वो जो प्लांट लगाया हुआ है उस फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर है उसकी जो सैलरी है उसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, वो बात का असूल है, आपने पढ़ी होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं, सेलिंग एडमिन सेलिंग वाले सेलिंग में जाते हैं, एडमिन वाले एडमिन में जाते हैं, वो एसिड कॉस्ट में कुछ नहीं ऐड हो रहा, वो एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, यहां तक को मसला। अच्छा, अब एक बात जो थोड़ी सी बारीक सी बात है वो समझिए, सेलिंग एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स, सेलिंग को छोड़ो, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स के अंदर मैं एक मिसाल पिछली क्लास में दी कि मिसाल के तौर पे कि जिस मैंने फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी की बात की, हमारा एक फैक्ट्री मैनेजर है जिसको हम मिसाल के तौर पे पर मंथ 1000 रुपया पे कर रहे हैं सैलरी, सिर्फ अपनी मर्जी से लगा लेना। अच्छा, अब हमारी इस फैक्ट्री के अंदर हमने सोचा कि हम एक और प्लांट भी लगा लेते हैं, इंस्टॉल करा लेते हैं। अब वो प्लांट इंस्टॉल होना शुरू हुआ तो हमने अपने मैनेजर को कहा, भाई मैनेजर आप ना इस प्लांट की जो इंस्टॉलेशन चल रही है ना उसकी तरफ सुपरविजन ही कर देना, उसकी क्या कर देना। अब उसने पूरा 1 महीना इंस्टॉलेशन चली, पूरा 1 महीना जो था उसने अपने वक्त का 40% हिस्सा जो था, 30% हिस्सा जो था मिसाल के तौर पे, वो इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया। अब जहन में क्या आ रहा है, जहन में ये आ रहा है कि फैक्ट्री मैनेजर की, जहन में तो आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, अच्छा आ गया, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है 1000 रुपया, 70% यानी 700 जो है वो तो एडमिन एक्सपेंस जो कॉस्ट ऑफ सेल जहां भी डालना वहां जाएगा, और दिल क्या कह रहा है कि 300 रुपए क्योंकि इसने इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया है, ये 300 रुपए एसिड कॉस्ट में ऐड कर दें। दिल में यही आ रही है ना, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि फैक्ट्री मैनेजर ने अपने वक्त का 30% हिस्सा कहां लगाया, इस प्लांट की इंस्टॉलेशन में, तो प्लांट की कॉस्ट के लिए जरूरी खर्चा था, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, इसको छोड़ दें और इसको ऐड कर दें। सर ने कहा नहीं, इसको भी छोड़ दें, इसको भी क्या करें, छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये एक ओवरहेड है। क्या है, क्या मतलब? नहीं, सादा बात में समझाऊंगा, इंशाल्लाह याद रहेगी, सादा अल्फाज में। अगर ये मैनेजर इस इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज ना करता तो इसको भी फिर भी 1000 रुपया मिलना था। इसका मतलब ये 1000 रुपया हमारे लिए इररिलेवेंट है, ये तो कॉस्ट इनकर होनी ही होनी थी, ये एसिड की वजह से हमें नहीं पड़ी। इसका मतलब अगर लिखा हो कि मैनेजर की सैलरी पर मंथ 1000 रुपया है और मैनेजर ने अपने वक्त का 30% हिस्सा मिसाल के तौर पे प्लांट की इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया, तो कितना एसिड कॉस्ट में ऐड करें, तो आप कहोगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना भी करता है इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज तो ये 1000 रुपया तो उसकी मंथली सैलरी है। लेकिन अगर इसी मैनेजर को हम यूं कहें तो मेरे दोस्त, आप क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट करने जा रहे हो तो आपको 1000 तो मंथली मिलना ही मिलना है, ठीक है, आपको हम 200 रुपए सिर्फ इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करने के अलग से पैसे देंगे। नाउ दिस 200 शैल बी एडेड टू, क्यों?
क्यों? क्योंकि ये ऐसी सैलरी बन गई है। अब सवाल क्या था, आपने आप सोना शुरू कर दिया। ऐसी सैलरी बन गई है जो, इधर देखें, जो किधर गया, जो डायरेक्टली अराइज हो रही है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट से। ठीक है ना? पहले वाली सैलरी वो डायरेक्टली नहीं हो रही थी इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट की वजह से, वो तो पहले ही चल रही थी। उसको क्या कहा था, वो क्या है, वो एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स में आता है, उसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। लेकिन जब उसको एडिशनल इंक्रीमेंटल कुछ पे कर दिया तो वो फिर सैलरी क्या बन गई, वो ऐसी सैलरी है जो डायरेक्टली अराइज हो रही है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्लांट। ठीक है? ऐसे ही जो लोग मजदूर जो बिल्डिंग बनाने के अंदर इस्तेमाल होंगे उनकी सैलरी यहां ऐड होगी, वरना नहीं। इसी तरह से जो इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, जो एम्प्लॉइज प्लांट की इंस्टॉलेशन के अंदर अपना वक्त लगा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उन्हें आधे खोद रहे हैं, मजदूर लगाए हुए हैं आपने, इंजीनियर लगाए हुए, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वो उनकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ पीपीई है, वो ऐड होंगी, वरना नहीं ऐड होंगी। ठीक है? तो इस बात को अगर हम मुकम्मल करें तो ये ऐसे बनेगी, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। लेकिन इतना जोर से नहीं मिटाना, लेकिन if these are directly attributable then these will be added to cost। क्यों बेटा? इधर देखो, जब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं ना तो ये इधर चले जाते हैं। ठीक है? बात समझ आ गई? चलो, अच्छा ये मैंने पहले पेंडिंग को मिटाया था पिछली क्लास में, आपको नजर आ रहा होगा ये पेंडिंग कल ऐसे नहीं लिखा हुआ था, डिफरेंट थोड़ा सा हो गया। पहले मिटाया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं आज भी पेंडिंग है, क्योंकि ऊपर वाली बातें जरा शक्ल बता रही थी, अच्छी समझ आई है। मैंने कहा ऐसे फिर इस पर परेशान ना हो, फिर किसी वक्त सही किताब में है, ओके, पढ़ लेंगे। ओह, ये यहां भी लिखा हुआ था मैंने जी, सुभान अल्लाह। तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी अगर पर मंथ है तो फिर इग्नोर, और अगर कोई इंक्रीमेंटल पैसे दे दोगे तो वो फिर क्या करोगे, एसिड कॉस्ट में ऐड करोगे। यहां तक कोई मसला नहीं? चलो, आपके सारे सवाल क्लास के बाद में सुना करूंगा। ठीक है? अच्छा बोल यार, बोल, शक्ल ना बना, बोल। हाँ अच्छा, क्या क्या बोल बोल। हाँ 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 जी 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 जी, यही कहा। जो ऑलरेडी मंथली सैलरी है वो एसिड की वजह से है ही नहीं, एसिड इंस्टॉल करें या ना करें वो पढ़नी पड़नी है, अगर एडिशनल पैसे देंगे तो फिर। ठीक है? आपका भी ये सवाल था? हाँ जी, बस। अच्छा सुने, चुप कर जाए आप, जो भी है क्लास के बाद देखेंगे। अब एसिड पढ़ा, कहां चल पड़ा, यहां चल पड़ा जी। ये इनिशियल रिकग्निशन उसूल पूरे हुए, इनिशियल मेजरमेंट, चीजें कॉस्ट में ऐड करके हमने कॉस्ट निकाली और एसिड डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट कर दिया। अब एसिड चल पड़ा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे कभी कॉस्ट मॉडल पे कभी रिवर्शन मॉडल पे कर लेंगे, ये तो बात होगी। लेकिन ये एसिड जब चल पड़ता है तो अपनी जिंदगी के अंदर चलने के दौरान भी मुख्तलिफ खर्चे जो हैं वो हम इस पे कर रहे होते हैं। जैसे अभी मिसाल दी, आपका मोटरसाइकिल चलने के लिए पेट्रोल मांगेगा, आजकल महंगा भी बड़ा हो गया है, तो पेट्रोल एसिड को चलाने के लिए जरूरी खर्चा है। अब एसिड की लाइफ के अंदर ये खर्चा हो रहा है। ऐसे ही आप महीने 2 बार वर्कशॉप पे से लेकर जाएंगे और जाके इसकी ट्यूनिंग कराएंगे, ऑयल चेंज कराएंगे, तो ये खर्चा है, एसिड की लाइफ में ही हो रहा है, रेडी टू यूज होने के बाद। बोलो, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल मेजरमेंट, सॉरी, बाद में भी एसिड की जिंदगी में कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है? ये भी आपका इंट्रो का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करा रहा हूं। तो वो खर्चे जिनसे एसिड की मिसाल पहले आप CD70 अपना जो था आपका वो लेकर वर्कशॉप गए, ऑयल चेंज कराया और ट्यूनिंग कराई, और जैसे ही बाहर निकले वो 125 बन गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने ये जो ऑयल और ट्यूनिंग करवाई है, इससे एसिड की लाइफ बढ़ गई? नहीं, ये हम उर्फे आम में कहते हैं यार सर इससे लाइफ बढ़ जाती है। बढ़ नहीं जाती, जितनी लाइफ उन्होंने बनाई थी उतनी बन जाती है। और अगर एक टायर पे चलाएंगे, वर्कशॉप नहीं लेके जाएंगे, तो जितने साल के लिए उन्होंने बनाया था उससे पहले ही पारे। तो बेसिकली ये मेंटेनेंस है। क्या है? मेंटेनेंस है। कोई छोटा मोटा खर्चा हो जाए, कोई चीज टूट जाए तो रिपेयर, ठीक है, या आप रूटीन के अंदर उस एसेट को मेंटेन करें, मेंटेनेंस। इससे लाइफ बढ़ती नहीं है, क्वालिटी बढ़ती नहीं है, आउटपुट बढ़ती नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, बल्कि जिस 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 कैपेसिटी के लिए बनाने वाले ने उसको बनाया हुआ है उतनी कैपेसिटी पे वो अच्छा चलता है। तो ऐसे सारे खर्चे जो सब्सिक्वेंटली एसिड की लाइफ
चलने के दौरान एसिड के ऊपर हो रहे हैं, और वो खर्चे एसिड की लाइफ को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को सिर्फ किस लिए करते हैं हम, कि वो मेंटेन रहे। ऐसे खर्चों को हम कहा करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करते हैं जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिससे एसिड की एफिशिएंसी वगैरह, आउटपुट वगैरह बढ़ती नहीं है। ऐसे खर्चों के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब क्या है बताओ, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। जो आपने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मोटरसाइकिल डेबिट नहीं करेंगे। जो आपने ट्यूनिंग ऑयल चेंज करवाया, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मोटरसाइकिल डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है? तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में सबसे पहली चीज क्या है, पिछली क्लास के अंदर मैंने लिखी है, दें इससे पहले मैं इसको छुपा लूं, ये कहीं कोई देख ना ले। अच्छा जी, अच्छा जी, इस वक्त जो है ना, चुप कर दो बस, इस वक्त ना छेड़ो, लड़ाई हो जानी वरना मेरी आपकी लड़ाई हो पैनी जी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसे कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो मेंटेन रखें लाइफ को, प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, आउटपुट को या क्वालिटी ऑफ आउटपुट वगैरह को एसिड की, वो कहलाते हैं रेवेन्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ईजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक ही बार नोट कर लेना, सब्र कर दिया, सही हो गया? अच्छा, अब आपके पास जो CD70 था, वो आप एक बार लेकर के वर्कशॉप और वहां पे जाके आपने उसमें 125 का इंजन रखवा लिया। अब ये ऐसा खर्चा है जिससे इसकी आउटपुट वगैरह बढ़ गई, ठीक है? या पुराना मोटरसाइकिल था, आपने जाके होंडा वालों को कहा बस सिर्फ इंजन नया डाल दो। अब आपने एक ऐसा खर्चा किया है जिससे इस एसिड की लाइफ क्या हो गई, बढ़ गई। इंजन को मसला बना, बाकी ठीक थी बॉडी वगैरह। तो ऐसे खर्चे जो सब्सिक्वेंटली हम एसिड की जिंदगी में करें और उनसे इनमें से कोई चीज बढ़ जाए, ऐसे खर्चों को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स भी कह देते हैं इनको आम में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो अपग्रेड जैसे चीज है। अपग्रेड कर लिया हमने एसिड को, अपग्रेड कर दिया। पहले जो है वो 100 की स्पीड पे चलने वाली हमारी बाइक थी, अब 150 की स्पीड पे चलने वाली हो गई, इंजन चेंज करा लिया हम। अपग्रेड कोई चीज है, ठीक है? हमारा ये प्लांट पहले हर महीने में 10,000 यूनिट में आता था, हमने इसके अंदर बड़ी मोटर इंस्टॉल करवा ली, अब ये 15,000 यूनिट बना रहे हैं। अपग्रेड। तो ऐसा खर्चा आपने किया एसिड की लाइफ में सब्सिक्वेंटली, जिससे एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट से कोई चीज बढ़ गई। तो ऐसे खर्चे को हम कहेंगे, इधर ध्यान रखो, ऐसे खर्चे को हम कहेंगे कैपिटल। ये पर्चे में आ जानी इसी तरह की बात हो, तुम साथ वाले से हंसते हंसते बस वहां पे, यहाँ पे हंसी आ रही, वहां पे हादसा निकल जाएगा तो जी। पता लग रहा है ना लकीरों वाली शर्ट वाले, आपको कह रहा हूं मैं थोड़ी देर पहले। आप हाँ, शर्ट में देख के पहना करो सुबह की, मैं तुम्हें जी। तो ऐसा खर्चा जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ा दे, उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? चूंकि ये एक अपग्रेड है, अब अपग्रेड से कई साल फायदा उठाना है, रेवेन्यू एक्सपेंस की नेचर नहीं है इसकी, इसको एसिड कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं, और जो एसिड की रिमेनिंग लाइफ होती है उस पर फिर इसको भी क्या साथ ही कर देते हैं, डेप्रिशिएट। रिमेनिंग लाइफ इसलिए कह रहा हूं कि देखो, आपने 5 साल के लिए मोटरसाइकिल खरीदा था कि यूज करूंगा, 1 साल बाद आपने उसमें इंजन चेंज करके 125 का रखवा दिया। अब बाकी 4 साल जब आपने एसिड यूज करना है तो वो बाकी कॉस्ट 4 साल के अंदर ही कर दो ना, ठीक है? ये तो नहीं करना आपने कि 5 साल के एंड मोटरसाइकिल इंजन निकाल के साइड पे रख दोगे, मोटरसाइकिल भेज दोगे और कहोगे इसको भी 1 साल मैंने चलाना है। सुबह सुबह उठ के मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करोगे, हाथ साथ सेकोगे, बंद करके घर, ऐसे तो नहीं करते ना। तो इसलिए नॉर्मली जो आप अपग्रेड कॉस्ट करते हो, वो नॉर्मली जब एसिड जाता है तो फिर वो साथ ही अपग्रेड भी साथ ही चली जाती है ना, इसलिए अपग्रेड की कॉस्ट को डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन रिमेनिंग लाइफ सवालों में देखेंगे। फिलहाल ट्रीटमेंट लिख लेने के लिए क्या है, ऐसी कॉस्ट जो या एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज कर दे लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है? ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? क्या करते हैं इनको? एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसिड, यानी कैपिटलाइज्ड, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है? एंड डेप्रिशिएट ओवर रिमेनिंग लाइफ। फॉर एग्जांपल, 2 मंजिला बिल्डिंग थी हमारी पहले, तीसरी स्टोरी बनवा ली। अब ये क्या है? हमने एक ऐसा खर्चा किया है जिससे हमारी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है? तो ये क्या है? ये एसिड कॉस्ट में ऐड, बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे हम, ठीक है? अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज, स्टैंडर्ड को अलग से डिस्कस कर लिया, ठीक है? हालांकि ये शायद यहां पे डिस्कस हो सकता, लेकिन फिर कभी इधर भी हो सकता, इसलिए अलग से जब डिस्कस किया तो मैं भी अलग से कह रहा हूं, आप भी अलग से सुनिए। मिसाल के तौर पे आपके CD70 की जो बाइक है, उसका इंजन जो है वो किसी वजह से सीज हो गया, ठीक है? अब आपने जाके वो पुराना इंजन कबाड़िए को दिया और उसमें नया इंजन फिट करा लिया। स्टैंडर्ड इसको कहता है ये रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट है। ये क्या है जी? रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट, ठीक है? अब इस स्टैंडर्ड इसको अलग इसलिए पता क्यों कर दिया? क्योंकि आपने पता क्या कहना था, सर CD70 का इंजन खराब हो गया था, नया इंजन रखवाया तो वो CD है, लाइफ तो नहीं बढ़ी, एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ी, वैसे ही इंजन डलवाया हमने मिसाल के तौर पे, तो वो तो वैसे का वैसा ही है,
ठीक है, तो इसलिए कहीं इधर या इधर ना सोचो। स्टैंडर्ड ने इसको कर ही क्या दिया, अलग से डिस्कस। क्या कहता है, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट हो तो जो नया पार्ट आपने लगाया है उसको एज एन एडिशन रिकॉर्ड करना, उसको एज एन एडिशन रिकॉर्ड करना। लेकिन जरूरी शर्त क्या रखी उसने, जो पुराना पार्ट है उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करो तब। जो पुराना पार्ट है, यानी पुराने इंजन को डिस्पोजल के तौर पे डिस्पोजल की एंट्री करो उसकी, और नए इंजन को एडिशन लो, फिर मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं। अगर पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करो तो नए का एडिशन भी रिकॉर्ड नहीं करने देगा स्टैंडर्ड। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये होगा कैसे? भाई सवाल डाटा देगा ना, सवाल आपको डाटा देगा, अलग से बताएगा मोटरसाइकिल के अंदर इंजन की कॉस्ट इतनी है, मोटरसाइकिल के अंदर टायरों की कॉस्ट इतनी है, बॉडी की, मोटरसाइकिल के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग की और सीटों की कॉस्ट इतनी है। हर एक की लाइफ अलग होगी, हर एक की कॉस्ट अलग होगी। इस तरह से होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे। जैसे हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज के अंदर इंजन की लाइफ डिफरेंट, बॉडी की लाइफ डिफरेंट, अंदर पड़ी सीटों की लाइफ डिफरेंट। तो ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स रखने वाले एसेट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट लाइफ्स वाली चीजें होती हैं, पार्ट्स होते हैं, इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है, लाइफ भी डिफरेंट होती है। इनकी अकाउंटिंग सीखेंगे, इन पार्ट्स को अलग अलग डेप्सिट करते हैं हम, वो सीखेंगे हम। सीखे फिर पास पेपर का एक सवाल होमवर्क में लेंगे आप, ठीक है, हैवी किस्म का सवाल है, अगले दिन फिर करेंगे, पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये सारा काम हमने करना है, सीखना है। तो फिलहाल इसको छोड़े कि ये होगा कैसे, बस इतनी सी बात याद रखें। ये मैंने इसलिए साथ कर दी, मेरा दिल तो नहीं था करने की बात, ताकि ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली डिस्कशन पूरी हो जाए, ठीक है ना। ये तो समझ आ गए। तीसरी चीज क्या ऐड कर दी मैंने, कि अगर कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो तो बस फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखो कि उस नए पार्ट को एज एन एडिशन रिकॉर्ड कर सकते हो, कब? जब पुराने के डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई सवाल मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, ताकि बस ये, फिर इंशाल्लाह सवाल आएंगे, बड़े बड़े हैवी सवाल करेंगे हम, देखेंगे हम, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी, सवाल तो आते रहेंगे। फिलहाल ये जरा पूरी एक लिस्ट बन जाए, मैंने कहा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, इसलिए मैंने ये बात भी साथ ही कर दी, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट, न्यू पार्ट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कैपिटलाइज, प्रोवाइडेड, जरूरी क्या है, प्रोवाइडेड, पोजल नहीं, डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड। ले जी, पिक्चर ले लें जी, नहीं लिखने का टाइम नहीं, लिखवाने का, पिक्चर ले लें। पिछली क्लास के बच्चों ने भी पिक्चर ही ली है। अच्छा जी बेटा, सवाल करें। इसमें और इसमें मैंने यही कहा ना कि स्टैंडर्ड ने इसको अलग इसलिए कर दिया है कि फिर आप ये ना कहें कहीं कि नया पार्ट लगाया सर, उससे एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ी, तो रेवेन्यू ना कर दें। बेटा कहते थे बिल्कुल इसका पार्ट है, लेकिन वो इसलिए कहते थे कि जैसे ये कैपिटलाइज हुआ वैसे ये भी कैपिटलाइज हुआ। लेकिन मैंने इसको अलग इसलिए रखा, स्टैंडर्ड ने इसको अलग रखा। अलग इसलिए रखा स्टैंडर्ड ने कि आप ये ना सोचो कहीं, तो आप बिल्कुल कह लो इसको, दोनों का मकसद क्या है, दोनों के अप्लाई हो रहे हैं ना। लेकिन इसमें शर्त ये, इसमें कोई पुराना पार्ट डिस्पोज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें शर्त क्या है, पुराने पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा तो नए का एडिशन रिकॉर्ड होगा। अगर सवाल में पुराने के डिस्पोजल का डाटा ना दे तो आप नए का एडिशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फिर तो स्टैंडर्ड ने कहा हो। तो पुराने का आपके पास प्रैक्टिकली तो आपके पास डिटेल्स होती हैं, सवाल की बात कर रहा हूं परिचय में, तो सवाल में अगर रिप्लेसमेंट देगा तो पुराने पार्ट का सवाल के एडजस्टमेंट्स भी शायद आपने इंट्रो के अंदर को फाइनल अकाउंट के सवाल में, मुझे जहां तक याद पड़ता है पास पेपर में एक सवाल है भी सही, जिसके अंदर शायद को ट्रक था, ट्रक नहीं था तो कोई व्हीकल होगा, ठीक है जी। इस ट्रक का जो इंजन था, मैं वैसे भी ट्रक कह देता हूं, ठीक है। अब इस ट्रक की टोटल लाइफ थी 10 साल, मिसाल के तौर पे 3 साल गुजरे थे, ठीक है। 3 साल के एंड पे ये एसिड, ये ट्रक जो है इसका इंजन सीज कर गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस इंजन को निकाला और नया इंजन लगा दिया, ठीक है। अब नए इंजन को एसिड में डेबिट, ट्रक में डेबिट कर सकते हो तब जब पुराने के कॉस्ट को एसिड में से, ट्रक में से क्रेडिट करो, उसकी कमीशन को डेबिट करो, कबाड़ी को भी दिया, अगर पैसे आ गए तो कैश लिख लो, नहीं आया तो सिफर, पूरा डिस्पोजल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब वो सारा डाटा सवाल देगा तो तभी आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो सवाल डाटा देगा इंशाल्लाह रिप्लेसमेंट के अंदर। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट एज एन एडिशन सिर्फ तब रिकॉर्ड हो सकती है जब आप उसको पुराने के डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी। डन जी, ओके। अच्छा जी, अब आपके पास 2 सवाल हैं, मैं चाह रहा हूं उनको भी अभी डिस्कस कर ही लें, ठीक है। हैवी किस्म के 2 सवाल हैं। ये ना पता है क्या, बच्चों ने ना ऐसी आपकी तरफ से सवाल किए 3-4 पिछली क्लास में, हालांकि मेरा दिल तो बस ये पढ़ा के आगे चलेंगे, मैं डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट पढ़ाऊंगा सुकून से, जो आपको हैंडआउट दिया। उन्होंने मुझे छेड़ा तो फिर मैंने भी उनको छेड़ दिया। उन्होंने कुछ सवाल किए, मैंने कहा जरा फिर ये सवाल करके आओ ना 2, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वो सवाल क्या है, फिलहाल वो मैंने पिछली वाली किताब से दिखा दिए थे बच्चों को। ये देखें, यकीन माने ये HW मैंने पिछली बार वाला लिखा हुआ है, आपको ये लगे कि HW हम पे पड़ा है इस दफा, ऐसा कुछ नहीं है। और इससे अगला सवाल भी आप बेशक देख लेना भी जाके, वो होमवर्क लिखा हुआ मैंने पिछले अटेम्प्ट वाला मैंने बुक का पोर्शन ओपन किया, इस दफा वाला नहीं ओपन किया। लेक्चर 9 में आपने पढ़ा दिया क्या, कौन सा सवाल लेक्चर 9 में पढ़ा दिया था?
उनको वो या चेंज होता रहता है ना, तरतीब हर बार उस्ताद की बदलती रहती है, उसको छोड़ो आप सवाल की तरफ। नहीं क्रैश बैच के, हाँ शायद उनको पढ़ाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज उस्ताद कॉस्ट डर्मिनेशन जब मैंने पढ़ानी है सब ये सवाल कराना है, तो हो सकता है कॉस्ट डर्मिनेशन मैंने पहले पढ़ा दी हो, उसमें रिवैल्यूएशन से पहले पढ़ा दी हो। तो ये आपका सोचने का काम नहीं, आपका काम ये है कि आपके सामने जो सवाल है वो करें, ठीक है ना। इररेलेवेंट बातों में मत सोचा करें, अपना टाइम जाया ना किया करें। होते हैं जी कुछ बच्चे बेचारे, सुकून नहीं उल्टा परेशान होते हैं ऐसी बातें सुन। अमार तुम्हारा नाम क्या है? हुजैफा इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स, नहीं है, अमार है ये, ठीक है। एंड हैज फैक्टराइज इन 2 डिफरेंट किटीज। ऑन यकम नवंबर 11 he bought a new state of the art plant from Krones Incorporation USA. The invoice value of plant was 250 million. अब जी अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। मैंने पिछली क्लास में एलसी ओपनिंग, हालांकि इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है पता है, लेकिन मैंने भी बताना है। दरअसल फिलहाल मैंने इनको ये कहा था कि आप इसको बस क्या कर देना, ऐड कर देना एसडी कॉस्ट में। तफसील से बात इसकी फिर कल कर लेंगे जब मैं सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। एलसी ओपनिंग चार्जेस क्या होते हैं, बस आपको ये पता है कि ये ऐड होते हैं, दैट्स इट। अच्छा अगली बात, इंपोर्ट ड्यूटी। सवाल खामोश भी हो बेटा चुप कर जाए, डिस्कशन पता नहीं क्यों हो रही है आप जी। 250 के अंदर अब चीजें ऐड हो रही हैं, क्योंकि 250 क्या है, परचेज प्राइस। अब इसमें हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी ऐड करनी है, और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग आ गई तो वो भी ऐड करनी है। सुनो, एलसी ओपनिंग चार्जेस को ऐड करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को, सेल्स टैक्स रिकवरेबल अगेंस्ट, रिकवरेबल का मतलब रिफंडेबल या एडजस्टेबल, एक ही बात होती है। एडजस्टेबल कह दे, अब आप टैक्स पढ़ रहे हैं ना, आपको पता लगेगा कि लग पता जाएगा बल्कि कि जरूरी नहीं है कि टैक्स वाले कोई टैक्स रिफंडेबल कहें तो रिफंड कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपकी अगली टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट भी कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था कि आपको हम 50 रुपए वापस कर देंगे, और आपका अगली दफा का टैक्स 100 रुपए बन गया, तो उन्होंने कहा यार चलो 50 तुम्हें माफ किए, वो वाले एडजस्ट हो गए, बाकी 50 हमें दे दो। तो कैश आउटफ्लो का बच जाना ये भी तो एक तरह का फायदा ही है। तो एडजस्टेबल रिफंडेबल एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो रिकवरेबल, एडजस्टेबल, रिफंडेबल ये इसी जुमरे में आते हैं जिसको हमने कह दिया था, सॉरी रिफंडेबल। तो रिफंडेबल टैक्सेस को एसडी कॉस्ट में मैंने कल कहा था ऐड नहीं करते, क्योंकि ये तो कल कलाम को वापस आ जाने, इनसे तो फायदा आ जाने, सही है। अच्छा अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं सवाल के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, ये सवाल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल कहता और ये 250 के अंदर वो कहता जी शामिल है ये, तो हमें निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये अलग थलग पड़ा हुआ है, तो इसे जस्ट क्या कर दो, इग्नोर, डन। नेक्स्ट क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट साइट प्रिपेयर करने लगे जी, सबर कर जाओ। अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, द अबव इंक्लूड्स यानी इनमें शामिल है, यानी 2 और 3 अलग अलग नहीं, टोटल 5 ही कह लो, ये 5 जो है इनमें शामिल है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यूरिंग मिस हैंडलिंग, ड्यू टू मिस हैंडलिंग, इक्विपमेंट जो हम मिसाल के तौर पे ये जो हम क्या लेके आए हैं प्लांट, इसको जब इंस्टॉल कर रहे थे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन साइट प्रिपरेशन, हमसे कुछ इक्विपमेंट हमारी मिस हैंडलिंग, हमारी नाअहली की वजह से जो है वो डैमेज हो गया। एक बड़ी आम तौर में मिसाल पिछली क्लास में जो मैंने दी मिसाल, मैं बच्चों को अक्सर ये मिसाल देता होता हूँ, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे क्या नाम आपका भाई, अहमद भाई ने एक एसी खरीदा जिसके साथ आउटर यूनिट भी होता है, स्प्लिट था, और जिशान भाई इनके दोस्त हैं, ये दोनों उस एसी को लेकर जा रहे थे, आउटर यूनिट लेकर जा रहे थे घर के अंदर। तो लाउंज के से गुजरते हुए भाई का पाँव स्लिप हुआ और वो शीशे का टेबल पड़ा था उस पर गिरा आउटर यूनिट, और वो शीशे का टेबल टूट गया। अब वालदा कह रही हैं लाख रुपए का एसी लिया, 50,000 का तू मेरा टेबल पन दिता, फिर मैनू तो पुत्र एसी जड़ा है वो 1.5 लाख से पै गया ना। अब वालदा को आप कहेंगे अम्मा जान आइए 16 ये कहता है कि प्यार मोहब्बत से समझाना है, जूता बाद में उतरेगा, फिलहाल तो बता दो ना उनको कि अम्मा जान आइए 16 ये कहता है कि हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 का एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब शीशे का तो कोई कैश भी ना देगा वो कुछ उम्र का, ठीक है ना। तो आपका ये 50,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप रिकॉर्ड करें, एसेट को तो हम 1 लाख के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और ये हकीकत है। ऐसे मिसाल के तौर पे आप कराची से एसिड मंगा रहे थे, ट्रक पे आ रहा था, जब लाहौर में वो ट्रक एंटर हुआ उसने इशारा तोड़ दिया, टक्कर मार के तोड़ दिया, जब ऐसे तोड़ दिया, आगे वार्डन खड़ा था, उसने उसका 2,000 रुपए का चलान कर दिया। अब क्या वो चलान जो है वो जरूरी खर्चा है? क्या एसिड चलने के लिए ये चाह रहा था कि आते हुए चलान भी मेरा करवाना, मैं जिस ट्रक पे आ रहा हूँ उसका चलान होगा तो मैं यहाँ पे आके चलूंगा, तो एसिड को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है, आपकी नाअहली की वजह से ये खर्चा हुआ है। तो इस तरह के खर्चे जो आपकी वजह से नुकसान होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं किया करते। तो अबव कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यूरिंग मिस हैंडलिंग को हमने नहीं लेना होता, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं चलेगी कि इग्नोर कर दें। इसका मसला क्या है, अबव इंक्लूड्स, ये ऊपर वाली कॉस्ट में पड़ा है। अच्छा अब 2 में और 3 में
पड़ा है अलग अलग करने की मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत है। आपकी ये दोनों कॉस्ट ही कैपिटलाइज होनी है ना, बोलो दोनों कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, तो टोटल कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है 5। इस 5 में से इकट्ठा ही 0.8 निकाल दो तो 4.2 को आपने क्या करना है एसेट कॉस्ट में ऐड करना। वैसे अब कल क्या करवाऊंगा ये सवाल, इसमें पल्ले कुछ रहना ही नहीं है। चलो बहरहाल इसी में तो टाइम लगा, आपको कह रहा हूं मैं कि बात बच्चे ना छेड़ते तो ये सवाल मैंने अभी होमवर्क नहीं देने थे, मैंने इसको संभाल कर रखा होता अभी संडे के लिए किसी। चले बहरहाल ले भाई, प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन साइट ए ऑन यकम फरवरी 2012 जी। प्लांट किस दिन रिसीव हो गया, यकम फरवरी 12 पे। द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स टाइम, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल पे कंप्लीट हो गया, 30 अप्रैल 12 पे कंप्लीट हो गया, यानी एसिड यकम मई 12 से अवेलेबल फॉर यूज हो गया। ठीक है, आगे वो कहता है ये टेस्ट रन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन, नेट सेल प्रोसीड्स फॉर टेस्ट प्रोडक्शन वर 1 पॉइंट, पता है आपको। तो पास पेपर में से सवाल कहां से बनते हैं, वही जो आपने पढ़ा होता है उन्हीं में से ही बनते हैं, छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं उससे सवाल बना होता है, और कहां से आना है सवाल। पास वही बच्चा होता है कि जो सवाल की किसी एक एडजस्टमेंट को देख के पिटना नहीं डाल लेता पर्चे बैठ गया, अल्लाह बार गया बर्बाद हो गया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पास वो होते हैं कि जिनको सवाल के अंदर जो आता है वो करके आते हैं। पूरा सवाल सही करना किसने कहा आपको जरूरी है पास होने के लिए, जो आता है वो करके आना। अभी अगला सवाल मैं करवाऊंगा हैवी सवाल, लेकिन उसकी हैवीनेस जो है वो तीसरे साल में जाके आनी है, तो पहले 2 साल तो आप सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे में गड़बड़ आनी है तो भाई पर्चे के अंदर ऐसा सवाल आए तो 2 साल को तो सही कर सकते हैं ना। तीसरे साल में जो गड़बड़ आनी है, मुश्किल एडजस्टमेंट आनी है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो करके आओगे। नेगेटिव मार्किंग के तो नंबर है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आगे के बच्चे में कि कुछ गलत कराओगे तो -1 -2 कर देंगे। तो गलत कराओ, फेल होने से ना करके, फेल होने से करके पास होना है, फिर पास हो गए इंशाल्लाह। कुछ करा होगा तो पास हो गए, ये बता रहा हूं मैं। तो डरना नहीं है, टेस्ट में अप्लाई करना है अब इस सारे का नॉलेज को। ये जो काम मैं आपको कहता हूं ना कि पर्चे में जो चीज आई हुई है इसको जितना समझ आए कर डालो। ये बच्चा पर्चे में आईकैप में बैठ के कर ही नहीं सकता अगर उसने इसको यहां पे अप्लाई ना किया इस 4 महीने के अरसे में जो बाकी है अभी तकरीबन 4.25 महीने, ठीक है ना। जितना सेशन अभी बाकी है इसके अंदर अब हर हफ्ते टेस्ट होना है, कुछ शायद एक आधा हफ्ता बीच में मिस है, वरना पहले इसलिए नहीं लिया जाता कि कुछ पढ़ा हो तो टेस्ट लें, ठीक है। वो अब इत्तेफाक की बात है कि हमारा टेस्ट लेट हो गया कि हम इस टेस्ट वाले हफ्ते के अंदर भी एंड में है बिल्कुल। खैर चलें, अब तो वीकली टेस्ट होगा, शायद कोई एक आधा हफ्ता बीच में मिस है कुछ छुट्टियों वाला एक वीक आता है कोई, मेरा नहीं ख्याल वो शायद रिजल्ट वाला होता है कौन सा, उससे कोई इतना फर्क पड़ेगा। काफी टेस्ट होंगे, 10,000 टेस्ट हमारे होने हैं। जो बच्चा इन टेस्ट के अंदर खुद को हर दफा आईकैप का पर्चा समझते हुए बिठाएगा, पूरी ईमानदारी से एफर्ट करेगा, और यहां पे टेस्ट तो मेरी कोशिश होनी है मैं आपको फेल करूं, सीधी सी बात है। अब आपने ये नहीं करने देना मुझे। अब उसका हल क्या है, पढ़ाए हुए में से ही आएगा, थोड़ा चेंज हो जाती है ना चीजें, थोड़ा सा ऐसे कर दी जाती है कि आप परेशान हो जरा पर्चे में, क्योंकि ये परेशानी यहां वाली बारे में है, पहली बार आईकैप में परेशान होने से। रोज परेशान होते होते इंशाल्लाह सीख जाओगे, परेशानियों से लड़ना सीख जाओगे। पर्चे में मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आएगा तो जो समझ में आए वो करना है। अब ये बात सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है आईकैप पर्चे में जो इन 8-10 क्लास टेस्ट बीच में असेसमेंट, टर्म टेस्ट, मॉक्स, इन सारे पेपर्स के अंदर वो इस चीज को अप्लाई करेगा। बात समझे हो। तो जो बच्चा ऐसा समझेगा नहीं ये काम सर कह रहे हैं ना कर लेंगे, भाई लिखवा लो पर्चे में, उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ये काम कर सके। यहां पे करोगे आप, सवाल समझ नहीं आ रहा, कर दिया, रिजल्ट आया, पेपर पास, आपको यार वाकई जो चीजें मैंने सही लिखी थी उसके नंबर सही मिल गए मुझे, इसका मतलब मुश्किल सवाल भी हो तो मैं उसमें से पास हो सकता हूं। तो ये कौन कर पाएगा, जो और जो टेस्ट नहीं देगा उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उसके साथ जो टेस्ट कल ना दे, क्लास में जरूर बैठे, मैं छुट्टी नहीं करवाता था क्योंकि बच्चे इतने दूर से आते हैं पढ़ने, मेरे से ये नहीं होता कि मैं क्लास से बाहर निकाल दूं, लेकिन बैठ के पढ़े ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसलिए जो कल टेस्ट ना दे के आए वो पीछे बैठे या खड़े ही हो जाए मेरे आने से पहले, और जो टेस्ट दे के आए वो बच्चे आगे बैठे, ताकि हमारी क्लास का टाइम जाया ना हो। तो टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह खड़े रहेंगे पूरा 1.5 घंटा 1.25 घंटा जितनी देर क्लास चलेगी, और उसकी अगली क्लास में फिर मैं देखूंगा उनको बिठाना या नहीं बिठाना, या पढ़ें या छोड़ दें, दोनों चीजें ठीक है मेरे लिए, और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। घर वालों ने पढ़ने भेजा ना। अच्छा जी, बात कहां शुरू हुई कहां चली गई। मैंने कहा था कि जो पढ़ते हैं टेस्ट उसी में से बनता है, पेपर उसी में से बनता है, सवाल आईकैप का उसी में से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा अब एक बात वो कहता है जी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम मई 2012, एसिड रेडी टू यूज किस दिन हुआ, 30 अप्रैल या यकम मई, एक ही बात है। इसका मतलब जिस दिन एसिड रेडी टू यूज हुआ उस दिन डेप्सिट करेंगे, नहीं, जिस दिन यूज करना शुरू करेंगे उस दिन डेप्सिट करेंगे। अच्छा अब ये सवाल आसान है, अगर मैं इस सवाल को बनाता तो मैं यहां पर लिखता मिसाल के तौर पे यकम जून। अब सिनेरियो क्या है, 3 डेट्स हैं। एसिड कब रिसीव हुआ, यकम फरवरी को। कब रेडी टू यूज हुआ, यकम अप्रैल को। एक्चुअली कब यूज हुआ, यकम मई को। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे यकम फरवरी से, नहीं यकम मई से, यस यकम मई से करेंगे, यकम जून तक डिले नहीं कर सकते। अब बड़ा ध्यान से सुन लो, ये उसूल जिंदगी भर याद रखना। एसिड को हम डेप्सिट करते हैं किस दिन से शुरू करते हैं डेप्सिट,
जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाए। अब एसेट यूज हो गया था यकम मई को मिसाल के तौर पे, तो आपने यकम जून तक उसको यूज नहीं किया, तो ये आपका कसूर है भाई। एसेट तो तैयार है इस्तेमाल होने के लिए, तो डेप्शन कब से स्टार्ट करोगे? यकम मई से। और एसेट अगर दरमियान में अपनी जिंदगी को 1-2 महीने के लिए बंद पड़ा रहा, लेबर स्ट्राइक पे चली गई जी, एसेट बंद हो, प्लांट बंद, फैक्ट्री बंद है जी, लेबर स्ट्राइक पे, डेप्रिसिएशन नहीं रुकती अनलेस की आउटपुट मेथड वाली डेप्शन हो, जो भी करवाने लगा हूं, वो भी करवानी पड़ी, अगले सवाल के अंदर यूज होनी थी ना। ठीक है, तो खैर बात यही कह रहा हूं कि बात जब इधर निकली तो फिर बहुत दूर ही चली गई है बात हमारी। तो जो करना था वो इंशाल्लाह कल करेंगे, कोई मसला नहीं। ये भी तो पढ़ना ही था, ये भी तो सिलेबस ही है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरा कंटिन्यूटी में बातें होती है ना, कनेक्शन जरा मैंने कहा चलो फिर जान दो। अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, ये 3 डेट्स नहीं थी बल्कि 2 डेट्स थी। सवाल ने आई के अपने आसानी दी हुई थी। यकम फरवरी को एसेट आया है और यकम मई को रेडी टू यूज हुआ, 30 अप्रैल यकम मई की बात है ना, और 3 महीनों में रेडी हो गया। यकम फरवरी को आया तो फरवरी मार्च 30 अप्रैल को इस्तेमाल के लिए तैयार है, और यकम मई से शुरू हो गया इस्तेमाल, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो कोई मसला नहीं है। तो ये सिचुएशन है, रेडी टू यूज भी इसी दिन हो रहा है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी इसी दिन हो रही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कमर्शियल प्रोडक्शन वाले डेट से नहीं आपने स्टार्ट करना, तो इत्तेफाकन आज सेम है। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन इधर आ जाती, यकम मई, यकम जून, यकम जुलाई, अगस्त, 2-3 महीने बाद करते, तब भी आपने डेप्शन किस दिन से स्टार्ट करनी थी? जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाए। तो याद रखोगे ये बात कि हम डेप्रिसिएशन को किस दिन से स्टार्ट करते हैं? जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाए। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये भाई अब आगे कहता है ड्यूरिंग द पीरियड इन विच प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज्ड बाय, पता नहीं अब इसका क्या करोगे आप, कुछ तो हाँ कुछ तो आप भी करोगे ना, बस अब ठीक है, होगी बात। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज 2.5 लाख पर मंथ, ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। इसको पता नहीं, अब आप ही कुछ तो आप भी करोगे ना, कुछ तो आपने सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग दिल कर रहा है ये बता दूं, अच्छा कर लेंगे आप। चले आगे कहता है पॉइंट 7 में, प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15 इयर्स। ये यूजफुल लाइफ क्यों दे रहा है? रेजल वैल्यू क्यों नहीं बता के, नहीं है कोई पता, जीरो है, क्यों बता रहा है ये? डेप्रिसिएशन। एसेट अगर यकम मई से इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, तो यकम मई से इसको डेप्रिशिएट करना है। अब डेप्रिशिएट करना है तो लाइफ वगैरह चाहिए, सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइफ पे डिवाइड करोगे और 8/12 करोगे, यकम मई से लेके 31 दिसंबर तक। ओके, 8 ही बंदे ने, गिन लो। वैसे सबसे पहले आप याद रखें, कॉस्ट आप रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, क्या कैलकुलेट करना था जी? इन अकॉर्डिंग IAS 16 कैलकुलेट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, अब एक अहम बात, कपास के काश्तकारों के नाम, अहम पैगाम, दुम्बी सिटी और जंगली जई वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन अहम ऐलान अहम ही है। अहम ऐलान ये है कि अहमद भाई और जिशान भाई, ये 2 मेरे बड़े प्यारे स्टूडेंट्स हैं। अहमद भाई ने यहां पर लिखा, कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट, ठीक है जी। यहां पे इन्होंने लिखा परचेज प्राइस 200 कितना था, 50। यहां पे इन्होंने उसके बाद एलसी ओपनिंग चार्जेस लिखे 1, ठीक है, और उसके बाद मिसाल के तौर पर और कोई कॉस्ट नहीं थी, इन्होंने लिख दिया 251। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने चीजें इग्नोर की हैं वो शायद सिर्फ, और सवाल में ये था स्टाफ ट्रेनिंग, मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जो इग्नोर कर उसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। ये 0.5 इन्होंने इग्नोर किया, यहां से पता नहीं लग रहा। और जबकि जिशान भाई जो है, इन्होंने कॉस्ट निकालते हुए क्या किया, इन्होंने यूं लिखा स्टाफ ट्रेनिंग और यहां पे 0 कर दिया। इन्होंने भी 251 लिखा। एग्जामिनर किसको इस कॉन्सेप्ट के नंबर देगा कि स्टाफ ट्रेनिंग वैसे कॉस्ट में ऐड नहीं करते? जिशान को देगा। क्यों? श्योर नहीं है कि अहमद ने समझ बूझ के इसको छोड़ा है, जिसको समझ नहीं आ रही थी। बात समझने की कोशिश करें ना। ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, इन दोनों ने स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को यहां पर नहीं ऐड किया। कॉन्सेप्चुअली एक को पता था, एक को नहीं पता था, दोनों को एक नंबर मिलना चाहिए। उसूली तौर पे ये बात गलत है, तो ऐसा नहीं होता, नंबर नहीं मिलते। अब 2 तरीके हैं इग्नोर होने वाली कॉस्ट को पर्चे में। या तो आप नीचे कॉस्ट कैलकुलेट करो, नीचे लिख के बता दो आई हैव इग्नोर्ड स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट और ये कॉस्ट और वो कॉस्ट बिकॉज I16 ये कहता है कि इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप लिस्ट के अंदर वो फिगर लिख के आगे डैश लगा दो। दोनों ही सही हैं, दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि दोनों में उसको पता लग रहा है इसका कॉन्सेप्ट है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को इसने भी इग्नोर किया, इसने भी इग्नोर किया। नंबर किसको मिलेंगे? जो ये बताएगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को, सॉरी रिफंडेबल टैक्सेस हैं सवाल में, रिफंडेबल टैक्सेस को दोनों ने इग्नोर किया। नंबर किसको मिलेंगे? जिसको जो ये बता पाएगा एग्जामिनर को कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को हमने ऐड नहीं करना। तो तरीके 2 हैं, या तो नीचे अंग्रेजी में लिख दे कि आई हैव इग्नोर्ड नॉन रिफंडेबल टैक्स, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। आसान तरीका क्या है, जो कॉस्ट की लिस्ट बना रहे हो उसमें जो चीज इग्नोर करनी है उसको लिखकर 0 लिख दो, आगे डैश लगा दो, ठीक है। मैच देख लो तुम, फिर तुम कहोगे नोट करने में। ऐसे कितने आउट हो गए? 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए। ओ वाह, चलें अच्छा जी। उसके बाद ये सवाल हो गया खत्म।
और अगला सवाल हम सुनते हैं। ये सवाल हो जाएगा जी। बस ये तरीका पर्चे में हमेशा के लिए याद रख लो, ये पर्चा इस्तेमाल कर, ये तरीका इस्तेमाल करना पर्चे में, ठीक है? सही है, नंबर लेने हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद सुभान अल्लाह, कमाल सवाल है। देखो मैंने लास्ट टाइम बच्चों को ये सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, तो आपको भी सॉल्व करके सवाल करवाऊंगा। ये तो लास्ट टाइम वाला है, अभी तो हम इसके ऊपर, अभी तो आप होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन ना इससे पहले मैंने इस दफा वाले हाँ ले जी, हम आज पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट मेथड। फॉर्मूला मैंने इसलिए मिटा दिया कि आप लोग खुद ही फॉर्मूला बनाएंगे, और चूंकि किताब नहीं थी इसलिए मैंने क्लास में ही एक एग्जांपल बनाई थी, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। A company purchased an asset on Yakam January 20. Cost of asset is 1000. Asset is expected to produce 200 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जी, टोटल लाइफ के अंदर टोटल यूनिट्स, यानी आज हमें लाइफ उसने और में यूनिट्स में दे दी है, आज उसने ईयर्स में लाइफ नहीं दी हुई। पहले यूं कहता था एसेट 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। आज क्या कह रहा है, एसेट 2000 यूनिट्स चलेगा, बनाएगा। या और भी दे सकता था कि ये एसेट जो है वो 5000 घंटे के लिए चलेगा। गाड़ी है तो यूं भी लाइफ दे सकता है कि ये गाड़ी 1,00,000 मील चलेगी। तो बात समझ रहे हो ना? तो लाइफ अगर दे दे यूनिट्स में तो उसको कहते हैं आउटपुट मेथड। इसी को ऑर्स मेथड भी कह सकते हैं, यूनिट्स मेथड भी कह सकते हैं, माइलेज मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन मशहूर जमाना नाम इसका क्या है, आउटपुट मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड के अंदर लाइफ गिवन होती है ऑर्स में या यूनिट्स में। ठीक है, तो सही है। ओके, तो एसेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। प्रोडक्शन डिटेल्स आर, पहले साल के एंड पे 90 यूनिट बनाए इसने, दूसरे साल के एंड पे 40 यूनिट्स बनाए इसने, तीसरे साल के एंड पे, ठीक है, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, मतलब पिक्चर लेने का, और फिलहाल इसको समझें। मैंने आपको एक बात की थी कि स्टैंडर्ड जो गाइडेंस देता है डेफिनेशन मेथड की सिलेक्शन के लिए, उस गाइडेंस में स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड ये कहता है कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट और डेप्रिसिएशन मेथड से आने वाला एक्सपेंस ये एक जैसे होने चाहिए। क्या मतलब? अगर हर साल बेनिफिट बराबर है तो मेथड कौन सा यूज करो? स्ट्रेट लाइन। अगर हर साल एसेट से आने वाला फायदा कम होता जाना है तो रिड्यूसिंग बैलेंस। अब मसला इस सवाल में देखो तो क्या है, इसमें हर साल फायदा बराबर नहीं है। और यार ये फायदा ही है ना, एसेट यूनिट बनाएगा, ये टैंक बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है हमारा प्लांट, ठीक है, तो ये चलो गाड़ियां बना रहा है, ठीक है, तो ये यूनिट जितने बनेंगे उतने बिकेंगे, उतना फायदा है। ठीक है, क्या ये फायदा हर साल बराबर है? हर साल बराबर नहीं है। क्या हर साल ये फायदा कम होता जा रहा है? नहीं। तो ना स्ट्रेट लाइन लगा सकते थे ना रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, तो फिर कौन सा मेथड आज हमारे सामने आया? आउटपुट मेथड। ठीक है, अच्छा, आउटपुट मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। देखो जी बच्चों, अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड को जहन में लाएं। उसमें हम क्या करते होते थे? कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। करीब ही रखा हुआ मैंने इन सबको, मैं इसी सफे पे ले आया था जिसपे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था, रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर ताकि मुझे जब भी कभी जरूरत पड़े मैं यहाँ आ सकूं इकट्ठे करके हुए। ठीक है ना जी? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या किया था? कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू ओवर लाइफ ओवर ईयर्स। जब डिवाइड किया था ईयर से तो डेफिसिट एक्सपेंस आया था पर ईयर। क्या आया था जी? पर ईयर। आज हमें लाइफ गिवन है यूनिट्स में। इतने गुस्से से तो नहीं लिख सकते, चेंज करते हैं इसको मार्कर जी। कॉस्ट है 1000, रेजिडल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है तो 0, डिवाइडेड बाय लाइफ गिवन है यूनिट्स में। टोटल यूनिट्स कितने? टोटल एक्सपेक्टेड यूनिट्स 200। अब इधर देखो 200 यूनिट्स, और इधर देखो यहां क्या था जी? किधर गया किधर गया? ये इसमें सवाल है ही नहीं। अच्छा, सवाल कहीं और किया होगा। ये क्या किया था हमें? 4 ईयर्स। तो डिवाइड किया था ईयर से तो डेप्रिसिएशन आई थी पर ईयर। आज डिवाइड कर रहे हैं यूनिट्स से तो डेप्रिसिएशन आएगी पर यूनिट। अगर और से डिवाइड कर देंगे तो पर और। सिंपल है ना, इसलिए फॉर्मूला पहले का क्या खुद बनाओगे। अब आपने क्या किया? कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू ओवर यूनिट्स किए, अब पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गई। अब जिस साल में जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इतना ही सिंपल है ये। तो होमवर्क भी दिया जा सकता था कि आप खुद यूज करें, बच्चे में भी ना करा के भेजें तो आप कर सकते थे, लेकिन करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करो जिस साल की डेफिनेशन चाहिए उस साल के अंदर जितने यूनिट्स बनाए वो कितने जी? 450।
ओके, बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर आया तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ओवर इट्स लाइफ इनटू रेलेवेंट ईयर्स आउटपुट। फिर जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू रेलेवेंट ईयर्स आउटपुट, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू 0 अज्यूम की थी तो ठीक है। हर साल डेफिसिट बराबर नहीं है, हर साल कम नहीं हो रही, पहले साल ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला क्या बना, इधर देखो फॉर्मूला अब हम लिखने लगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट कर देते हैं, और में भी हो सकती है ना, टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू रेलेवेंट ईयर्स आउटपुट इनटू रेलेवेंट ईयर्स आउटपुट। ले जी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगली अहम बात भी सुन लो, याद रखना। फिर वो अहम बात यह है कि सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो वाहिद मेथड है जिसमें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हम नहीं करते, वरना बाकी तीनों मेथड्स के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना लाजमी है। याद रहेगी ये बात। स्ट्रेट लाइन में भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है, आउटपुट में भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है, और वो फजूल सा एक मेथड भी रहता है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट, उसमें भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, ठीक है। सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना, उसकी वजह भी अब पता है आपको, क्योंकि जब हम रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो रेजिडुअल वैल्यू को उस फॉर्मूला के अंदर ही इनबिल्ट कर देते हैं, ठीक है। याद रहेगी ये बात, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू सारे मेथड्स में करना है सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस के। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर इधर देखो, अगर मैं ये 1 जनवरी 20 की बजाय 1 मार्च 20 को खरीदता तो पहले साल 10/12 कर देते। नो सर, ये आउटपुट मेथड में फ्रैक्शन नहीं लगता। नो सर, आराम से बोल देते थे यार, मेरे ज्यादा कमजोर दिल के। जी भाई, आउटपुट मेथड के अंदर फ्रैक्शन कभी भी नहीं लगता, लिख लो अपने पास, ठीक है, कि फ्रैक्शन इज नेवर अप्लाइड इन दिस मेथड। उसकी वजह क्या है, फ्रैक्शन हम तब लगाते थे जब हम पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालते थे और फिर पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हम कहते थे जितने महीने इस्तेमाल होते हैं महीने डेप्रिसिएट कर दो। ये तो आउटपुट मेथड है, इसमें तो डेप्रिसिएट करनी ही सिर्फ उतनी है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं। तो जब 1 मार्च को आया, 1 फरवरी को आया, 1 अप्रैल को आया, 1 मई को आया, हमें से क्या, हमने तो मल्टीप्लाई करना है उसको इस साल के अंदर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उससे, तो वो फिर उस साल रेलेवेंट ईयर आउटपुट से मल्टीप्लाई करना है ना, तो उस साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी, फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डन जी। अब ये प्लान में नहीं था वैसे आज, लेकिन आज पढ़ लिया हमने। लिखेंगे क्या, क्या लिखना था, मत तंग करो उसको, वो मेरा तो मामला है, अपने काम ना काम रखो, ठीक चले, ठीक। अच्छा है ना, रिवीजन होती है इसलिए मैं करता हूँ, मैं समझाने में ज्यादा टाइम लगा देता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हो आप, मोबाइल साइड में रख के किया करो, 1.5 घंटे में दोनों काम हो जाएंगे। फ्लाइट मोड पे लगा लिया करो, फ्लाइट मोड है ना, लेकिन फिर बार बार उसको ऑन करके चेक नहीं करना मैसेज आया कि नहीं आया। अच्छा जी, ये तो चलें जी, फिर कल से इंशाल्लाह लिखने भी दिया करूंगा, वो वाले सवाल में लिखते ही हैं बस, ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, पिक्चर ले लिया करें। अच्छा जी सुने, मैंने डिस्पोजल भी करवाना है रिवेल्ड एसेट का जाते जाते 10 मिनट में, वो शरारत तो करनी थी, जरा जल्दी से आप दूसरा सवाल देख लें। सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं? नहीं, ज्यादा कब पढ़ाता हूँ यार मैं, आप कहते हैं जो हो गया हम जानते हैं। देखो, कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपको समझ ना आई, तो फिर वो जितना समझ आता है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, और थोड़ा सा ही होता है, वो थोड़ा सा पोर्शन होता है, बस आप लोगों को लगता है बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। अच्छा ही सुने, पार्ट ए, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ एन आइटम हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई। तो वो वही कंडीशन है, 2 क्राइटेरिया, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो।
फिर कहता है ऑल्सो स्टेट दैट व्हाट अमाउंट शुड आइटम बी कैरिड आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन इफ एंटिटीज फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल। तो आप उसको किस पे रखोगे जी? कॉस्ट माइनस सॉरी रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये मैंने लिखवाया हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वैसे अब ये सवाल कर ले बहुत मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि स्टैंडर्ड वैसे ही साथ लेके जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है इसके अंदर, कि आप घर से लिख के लाइएगा। सोल्यूशन तो आपके पास है नहीं, ये किस अमाउंट पे इसको रखा जाता है, कहो तो दिखा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो बुक वैल्यू पे होता है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कैसे निकलती है वो यहाँ पे लिखा होगा जी। कहीं कोई लिख ना ले ये तो। अच्छा नहीं, वो आपने पहले लिखा हुआ है, लेकिन अभी सवाल का सोल्यूशन में फिर लिखना। अच्छा सुनो यार, टाइम कम है। पार्ट बी, ऑन यकम जनवरी 13 डेल्टा एक्वायर्ड आ, पिछले ने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन ली थी, इसने स्पेशलाइज मशीन ले ली फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जरा क्विकली इसको देखते हैं। द लिस्ट द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस ऐड होगी, बोलो। फ्रेट चार्जेस, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे 300 ईयर का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, अप्रूवल प्रीपेमेंट में ट्रीट बेशक कर लेना, मेंटेन करने के कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी कॉस्ट में कहां ऐड करते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, बेटा एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, हाँ वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इसको यूज कर लेना, और ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सेटलमेंट डिस्काउंट अब पता नहीं ये इग्नोर करना है या नहीं करना। इंट्रो में पढ़ के आए हैं कि जो सेटलमेंट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है उसको सेल में से ही डेबिट कर देते हैं, पता नहीं पढ़ के आए हैं। अब पता नहीं वो, सुनो कुछ तो घर पे भी सोचना है, सुनो मैं कल बताऊंगा ना। सुनो, वहां पे गुड्स के बारे में तो बता दिया गया था कि गुड्स के ऊपर अगर सेटलमेंट डिस्काउंट दिया जाए तो उसको डिस्काउंट एक्सपेंस की बजाय सेल में डेबिट कर दो, ये पढ़ के आए हो ना। पता नहीं अब एसेट के बारे में ये करना नहीं करना, जरा सोचिए, आइएगा कल बात करेंगे। उसके बाद जी एस्टिमेटेड लाइफ इन, ओह एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन 12,000 और लाइफ है। ओ बच्चों, आउटपुट मेथड आ गया है। लाइफ कैसे गिवन है? हार्स में, आवर्स में, हॉर्स में जी। आगे देखो, मशीन और यूज ड्यूरिंग द ईयर 13, 14, 15 वर्ष 2000, 3200 एंड 1400 रिस्पेक्टिवली। हो जाएगा, यहां तक तो हो जाएगा। आगे पढ़ो। ऑन यकम जनवरी 15 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड। हाँ जी बच्चों, हो गया अपग्रेड, एचडी कॉस्ट में ऐड करना है, वैसे भी बता रहे आगे द अपग्रेड। अच्छा कॉस्ट ही बताई, इतने रुपए लगे अपग्रेड, इससे हुआ क्या? लेड टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम, एफिशिएंसी बढ़ गई। ऑल्सो इंक्रीज एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ, चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। अब मसला आना है 2015 वाले साल में, ठीक है। तो 13 और 14 में तो मसला नहीं है ना। अच्छा अब ये 25 मिनट में आपने करना है, हालांकि इसके बनते को 18 मिनट है, लेकिन ये वाला सवाल जो आपके होमवर्क में है ये आपने आप ये आसान सवाल है, 15 मिनट में कर लेंगे आप, ठीक है जी। बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना आप, ओके। बहरहाल इधर बड़ी गड़बड़ हो गई है, देखो कुछ रिमेनिंग लाइफ कुछ नहीं दे दिया, कुछ आप निकालेंगे, रेजल्ट वैल्यू भी आ गई है। और मजे की बात यह कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। आखिर सवाल है, लवली। चलो जी, अब कल वाला काम करते हैं, आज वाला तो अब फिर कल ही करेंगे। कल वाला काम करते हैं। मार्कर्स, भाई मार्कर पिछली क्लास में भी नहीं लाया था, साकिब को बुलाएं जल्दी से यार, मेरे मार्कर्स नहीं है। अच्छा जी सुने भाई, कोई है तो बुला दें। हाइब्रिड में भी आज कोई नहीं बैठा हो? नहीं, आप मैसेज करें जी। स्टूडेंट, मेरी मर्जी। हाँ तो हर बार ये जवाब दूंगा तुम्हें। अच्छा जी, ये जो आज पढ़ा है ना, ये कल वाले की एक्सटेंशन थी, तो इसमें थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा। भाई मार्कर ला दो। अच्छा, लेकिन ये जो डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, पता नहीं रीवैल्यूएशन भी डालता हूँ ये नहीं डालता, और बताओ। वो तो फिर जब डिस्पोजल भी आ जाएगा, नोट भी बना लेंगे, फिर मजा तो तब आता है ना रीवैल्यूएशन पढ़ने का। बहरहाल देखेंगे, आई सी कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसा टेस्ट बनता है। फिलहाल ये सवाल करते हैं। डिस्पोजल हम आज शुरू कर रहे हैं, छोटा सा सवाल, ये तो 5 मिनट का सवाल है, और आपकी क्लास में तो भी बहुत टाइम पड़ा है ना, तो परेशान इतना टाइम में आपको क्या करवाऊंगा, फिर आपको बाद में नोट करने का टाइम दूंगा, पिक्चर सीखने। सुने, मोइन परचेज आ पौधा फॉर 300 मिलियन, तो महंगा पौधा है। सुबह से मैं मार्कर ढूंढ रहा हूं। अच्छा बुक पे काम करो करो, बुक पे काम हो रहा है। अच्छा जी, काम मैंने किया, अब ये कह जा रहे हैं हम काम कर रहे हैं। वो
हम तो काम हो गया गाने डाल ऐ भी करते हैं अभी आ रहे ये निकाल दो ये वो भी बेचारे बैठ के फॉर्मेटिंग। अच्छा सुनो, मोइन ने क्या किया है, एसिड खरीदा यकम जनवरी 10 को और इस एसिड की प्लांट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल और ये प्लांट यकम जनवरी 11 को 500 पे रिवैल्यू हुआ है। अगली लाइन है ही नहीं, मत पढ़ो है ही नहीं फिलहाल है, तो नाफरमान बच्चों ने पढ़ ली, बाकियों ने मेरी बात मानी। मोइन ने एसेट परचेज किया और अगले साल के पहले दिन रिवैल्यू किया। जहां तक सवाल में कोई नई चीज नहीं है, ये तो 1 मिनट का काम है, चलो मैं 2 मिनट लगाता हूं। यकम जनवरी 2010 पे कितने का एसेट खरीदा, 300 का, ठीक है, 10 साल लाइफ है। 31 दिसंबर 10 पर डेप्रिशिएट करोगे 30 और बुक वैल्यू 31 दिसंबर 10 पे एंट्रीज करा दो। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से दी, 300 से, किस दिन, यकम जनवरी 2010 पे। उसके बाद साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, करो एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 10 पे 30 रुपए से। यहां तक को मसला है तो बताएं, यहां तक को मसला है तो फिर तो क्लास से निकल जाए। नेक्स्ट, अगले साल के पहले दिन वो अब ईयर एंड वैल्यूएशन कर लिया, कभी रिवैल्यूएशन स्टार्ट में आया करेगी, कभी एंड पे आया करेगी, सवाल टू सवाल वेरी करेगा ये, ठीक है ना। अच्छा दरमियान में भी करेंगे, वो भी सवाल पड़ा है, ठीक है, वो अब देखते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता नोट वगैरह में भी, इसलिए हो सकता है वो थोड़ा डिले हो जाए, पर है सही सवाल किताब में मौजूद है, माफी नहीं मिल सकती, मुझे करवाना ही पड़ेगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं कर लेंगे। अच्छा लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो, फिलहाल ये जो चल रहा है काम इसको देखो जी। यकम जनवरी 11 पे एसिड रीवैल्यू हो रहा है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिख दो। यकम जनवरी 10 पे कितनी है, 500 और 230 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस यकम जनवरी 10 जी। रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज है, पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। ट्रांसफर के लिए रीवैल्यूएशन के दिन आकर खड़े होंगे और ऊपर नजर उठाकर देखेंगे ये एसेट का भी रीवैल्यू तो नहीं हुआ, तो फिर यहां से लेके की डेबिशन कितनी है 30, ये एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, तो एक्यूमुलेशन डेबिट प्लांट क्रेडिट जी। तो यकम जनवरी 11 पर, ये 31 दिसंबर 11 वाला साल है जी, यकम जनवरी 11 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 30 से, मैं हेलमेट सही कर लूं। नेक्स्ट, यकम जनवरी 2011 पर बाउंसर ही ना लग जाए, ठीक है, ओके जी, उमैर भाई हैं बाउंसर ना मार रहे हैं जी। अच्छा जी सुने, यकम जनवरी 11 पे आप एसिड को रीवैल्यू करना है, कर दिया जी, 230 से एसिड बढ़ गया, प्लांट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 230 से। अभी से तैयारी कर लें, जगह खुली डुली जी। नेक्स्ट, अब जी इधर देखें, ये एसिड, इसकी तकलीफ हो रही थी आप लोगों को, अच्छा सॉरी मैंने देख लिया, वैसे सबर आ गया अब आप लोगों को, ज्यादा शोर नहीं जाते ऐसी बात जी। कॉन्फिडेंट इतने हैं माशाल्लाह, आपको पता हो सर की गलती हम सही कहा, खुद सही कर लेंगे ना जी। द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 मिलियन ऑन 31 मार्च 2011। हमारे इस साल में ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, मरहूम हो गया, ठीक है, लेकिन किस दिन तक हमारे पास रहा, तो एसिड की डेप्शन को हम जिस दिन तक इस्तेमाल करें वहां तक लेकर जाते थे ना, तो आज भी लेकर जाएंगे, तो 31 मार्च 2011 तक डेप्रिशिएट करना है। अगर इधर तवज्जो सबकी, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू है कोई ओवर यूजफुल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। 31 मार्च पे खड़े होकर निकालेंगे नहीं सर, ये बातें हम यार बस करते हैं, माफ करते हैं, नहीं सॉरी, नहीं माफी नहीं मिल सकती, इस दिन खड़े और पास पेपर पे जा रहे हैं, नोट बनाने हैं, यही बातें काम आएंगी आपकी जी। तो यकम जनवरी 10 पे एसेट खरीदा, यकम जनवरी 11 तक कितने साल गुजर गए, 1 साल ही था, अच्छा तो फिर बाकी रह कितने गए, तो डिवाइडेड बाय 10, लेकिन ये अच्छा सॉरी लेकिन नहीं मैं गलती से लिख गया था, लेकिन ये डेप्रिसिएशन पूरे साल की, लेकिन इस साल में पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इंटू 3/12। अच्छा अब ये देखो, ये तो हशर है,
अब नशर इसीलिए पहले दिन से बोलता आ रहा था जो एसिड के साथ करो ना वही सरप्लस। सरप्लस है कितना? 230 का सरप्लस है। ये तो देखना जरा, 230 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3/12, बिल्कुल सेम। क्योंकि देखे ना डेप्रीसिएशन सरप्लस कब आता है? जब एसिड महंगा कर देते हैं हम। एसिड महंगा होने की वजह से डेप्शन ज्यादा होती है, तो डेप्शन ज्यादा होती है तो इंक्रीमेंटल डेप्शन का सवाल आता है ना। तो जितनी डेप्शन ज्यादा हुई है उतना ही इंक्रीमेंटल डेप्शन का असर भी होना चाहिए। तो सेम इसीलिए हम कहते हैं इसको नशर, हशर नशर। ठीक है, सेम जी। बुक वैल्यू और लेज 31 मार्च 11 तक इस एसिड को डेप्रिशिएट करें करें करें। बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 14। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ये भी 31 मार्च 11 पे रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, शेयर वैसे। ठीक है जी। अब हमने इस दिन एसेट को क्या करना है? डिस्पोज। अब मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, मुझे ये बताओ, आप लोगों को डिस्पोजल, सिंपल डिस्पोजल की एंट्री याद है? भूल जाओ कि हमने रीवैल्यूएशन भी कभी पढ़ी थी, इनको भी जगा दें। ठीक है, भूल जाओ कि हमने कभी रीवैल्यूएशन भी पढ़ी थी। ठीक है बेटा, लो और आगे। सिंपल डिस्पोजल की जनरल एंट्री क्या थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसिड का नाम ही लिख दें वो क्रेडिट, ये एंट्री करते थे। अब स्टेप 1 याद करते हैं जरा वापस। डिस्पोजल स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। याद आ रही है बातें? स्टेप 3, we will record cash और स्टेप 4 gain loss। अब सुने, अब अगली बात सुने। ये एसेट अकाउंट याद है आपको? ये इस सवाल का जो बनाया था हमने, इस सवाल का, इसमें अगर आप और फरमाएं तो हमने एसेट खरीदा था यकम जनवरी 12 को 500 का, और फिर वो रीवैल्यू हुआ यकम जनवरी 14 को 800 पे। इसका मतलब 12 और 13 में कॉस्ट 500 की नजर आनी चाहिए, फिर 14 में रीवैल्यू हुआ तो 800 की रीवैल्यू 14 और 15 में नजर आए, फिर 16 में 250 हो जाए। मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है जब तक रीवैल्यू नहीं हुआ, यानी किस पे है? एट कॉस्ट। ऐसे एसेट को जब हम बेचा करते थे तो एसेट अकाउंट में से क्या निकाला करते थे? कॉस्ट। लेकिन जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट नहीं रहती, वो लेटेस्ट नहीं, बुक वैल्यू नहीं। बुक वैल्यू तो ओ भाइयों बुक वैल्यू तो सिर्फ उस वक्त, उस लम्हे आती है जब हम रीवैल्यू करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप क्लोजिंग देखें तो वो रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही होती है। एसेट 800 पे चला गया, 800 पे चला गया, ये 800 देखो क्या था? ये 800 रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है ना? तो 14 में रीवैल्यू हो गया तो 14 और 15 के साल में फिर अब वो क्या शो करने लग गया? रीवैल्यूड अमाउंट। ऐसे ही ऑनवर्ड्स जब जब रीवैल्यू होता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट मॉडल पे है एसेट हमारा पड़ा हुआ तो उसको बेचने पर एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होती थी तो कॉस्ट निकालते थे। ठीक है, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हम चले गए हैं तो एसेट अकाउंट में तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट नहीं बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, तो फिर एसेट अकाउंट में से निकलेगी भी क्या? ये बात समझ आई? इससे अगली बात देखो, देखो बड़ी आसान बात, ये इसीलिए मैंने यहां पे नोट किया था, ये इसीलिए कई बार आया करेंगे, इस सफे के ऊपर हम कई बार आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अगर ये एसेट 12 में बिकता या 13 में बिकता, एक ही एसेट है, तो एसेट अकाउंट में से क्या निकालते हैं? 500। ये एसेट 14 या 15 में से किसी साल में बिके तो क्या निकलेगा? यहाँ से 800। यही एसेट 16 या 17 में किसी साल में बिके तो क्या माइनस करेंगे? 250। जो एसेट अकाउंट में पड़ा होगा वही निकालेंगे ना। ठीक है, अब उसूल क्या बना, बल्कि क्या बदला? उसूल बदल के क्या बन गया कि एसेट अकाउंट में से अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे पड़ा है तो एसेट अकाउंट में से निकलेगी एसेट की लेटेस्ट पूरी बात लिखे ना अगर, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि किस रिवैल्यूएशन के बाद हम इस वक्त मौजूद है जब डिस्पोज हो रहा है। यहां पर तो एक ही है ना पहला सवाल। ठीक है, तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट डन जी। तो क्या चेंज आई पहली कि एसेट अकाउंट में से क्या निकला करेगा? एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यू। कॉस्ट तो पड़ी नहीं है वहां पे क्योंकि एसेट तो रीवैल्यू हो चुका है। अगली बात, डेट ऑफ परचेज से लास्ट रिवैल्यूएशन तक की डेप्शन तो हमने इस दिन ट्रांसफर करके एलिमिनेट कर दी थी। इसका मतलब अगर एसेट अपनी जिंदगी में रीवैल्यू हो जाए तो उस एसेट को अगर डिस्पोज करें तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन पड़ी होगी? डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की। अब देखो इस दिन तक की डेप्शन ट्रांसफर होकर जीरो होगी थी,
एलिमिनेट हो गई थी। अब एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी? इस दिन से लेकर इस दिन का कितनी? 14 रुपए। इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट होगा डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन से, ये भी गलत हो गया। बल्कि क्या करेंगे, डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर कितनी है? 14। प्लांट की लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 500। और समझ आ रही है? अब कितने का बिका है ये जी? द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 मिलियन, तो कैश हो गया 750। अब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस। कोई मसला आया ज्यादा? सिर्फ क्या बदला है हमने, कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो लास्ट रिवैल्यूएशन तक की डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर होकर नील हो गई है, तो इस अकाउंट में क्या पड़ा होगा? लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट। अब ये देखो, एसेट अकाउंट में से 500 क्रेडिट हो जाएगा और इसकी रिलेटेड एक्यूमुलेशन अकाउंट में से 14 डेबिट हो जाएगी, तो ये एसेट तो डिस्पोज हो गया। अब ये वाली बात अगर मैं वर्किंग में प्रेजेंट करना चाहूं तो मैं 500 और 14 को अलग अलग लिख सकता हूं। एक मसला है, वर्किंग हमारी बन रही होती है बुक वैल्यू पे, तो अगर मैं डिस्पोजल को इस दिन लिखना चाहूं इस वर्किंग में, हाँ जी, वर्किंग में अगर डिस्पोजल लिखना चाहूं, बड़े ध्यान से देखो, बात आसान है, नहीं समझेगी तो कल फिर कर लेंगे, बहरहाल बात आसान ही है। अगर मैंने डिस्पोजल इस वर्किंग में, ये ऐसे नजर आता नहीं, ऐसे तो चला गया, तो वर्किंग में भी 0 होना चाहिए ना। अब मैं यहां से 500 माइनस करूंगा, नहीं, यहां से 500 माइनस करके 14 माइनस करूंगा, अलग अलग जरूरत नहीं है, बुक वैल्यू में बन रही है ना, तो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ही यहां से माइनस कर दें। वहां पे क्यों कॉस्ट अलग की? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे था, वहां से कॉस्ट से रिवैल्यूएशन अमाउंट निकली और डेप्रिसिएशन अलग निकली, ये इस तरह से क्रेडिट डेबिट, ठीक है ना। लेकिन ये वर्किंग में बुक वैल्यू बन रही है ना, तो सिंपली क्या किया करेंगे, डिस्पोजल की जो है बुक वैल्यू उसको यहां से क्रेडिट करते हैं। अल्टीमेटली ये क्या हुआ है, ये वही काम ही हुआ है, 500 माइनस 14 अगर देखा जाए, ठीक है, वो कंबाइन ही हो जाती है, पहली दोनों एंट्रीज कर, जैसे एसेट अकाउंट बनाते थे बुक वैल्यू में तो पहली दोनों एंट्रीज कंबाइन हो जाती थी, वही काम ही किया है। वर्किंग मजबूरी है ना, वर्किंग बुक वैल्यू में बन रही है। ओके, लो भाई, एसेट कोई नहीं रह गया, एसेट नहीं रहे, ठीक है जी। अब देखो, एसेट नील हो गया है, लेकिन इसका सरप्लस अभी भी नजर आ रहा है, इसका क्या करें? आसान वैसे ना, लॉजिक्स घर पे सोचना बेशक बैठ के, मैं इंशाल्लाह कल बहुत उन पे डिस्कशन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल तो जो करवा रहा हूं बस वो करके जाना है जी। सरप्लस पड़ा रह गया है, एसेट नहीं है, एसेट गया तो उसका सरप्लस भी नहीं होना चाहिए ना। अब तो सरप्लस के साथ वही करो जो आज तक इसके साथ स्लोली करते आए। इंक्रीमेंटल टैक्सेशन के बाद क्या करते थे, इसको ऐसा ऐसा रिटेन अर्निंग ट्रांसफर करते थे। आज ये एसेट ही नहीं रहा तो सारे का सारा उठाकर कहां फेंक दो? रिटेन अर्निंग्स में। वैसे भी इसको हमने रिवेंस सरप्लस में क्यों रखा था? क्योंकि ये अभी रियलाइज्ड नहीं है, हमने कहा था ये अभी बिका नहीं है, इसलिए ये अनरियलाइज्ड तो रिवेंस सरप्लस में रखो। आज तो बिक गया है, आज जो बिक गया तो जितना पड़ा है वो सारा कहां फेंक दो? रिटेन, वो सारा क्या हो गया? रियलाइज। अब आके मांग ले ओनर इस तरह से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे इस दिन, 31 मार्च 11 पर सरप्लस का जितना बैलेंस बड़ा होगा उसके साथ जो आज तक करते आए वही दोबारा कर देंगे। क्या करते आए? रियल सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये सरप्लस स्लोली इंक्रीमेंटल टैक्सेशन के अमाउंट से करते थे, आज टोटल सी कर दो, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कितने से जी? 224 से। अब इधर देखो, ये रिवैल्यू सरप्लस क्या हो गया? डेबिट यानी माइनस, और अब यहां पे भी कुछ नहीं बचा, ठीक है, सही है ना। तो जैसे डेप्रिसिएशन सरप्लस पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज होती है ना, ऐसी सरप्लस पड़ा हो तो डिस्पोजल के वक्त भी 2 एंट्रीज होती है, इसको भी गायब करना होता है, ठीक है। अब बिल्कुल इस जैसे ही 2 छोटे छोटे सवाल हैं, बेटा मैंने मशवरा मांगा है, देखे जी, क्वेश्चन 66 और 67, ये 2-2 मिनट से ज्यादा के सवाल नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल हैं, मोइन जैसे ये करने हैं। अब इन टोटल आपके सिर्फ 4 सवाल होमवर्क में है, 25 और 15, 30 और 40 मिनट के वो सवाल हैं, और 10 मिनट से ज्यादा इन 2 पे नहीं लगने, तो 50 मिनट का होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। चीजें छोटी छोटी आई थी इसलिए जरा ज्यादा लग रही है। नॉर्मली ऐसा होता है हम एक चीज पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें थी ना, कॉस्ट डेफिनेशन रिवाइज कर ली, इस तरह काम छोटे मोटे कर लिए, इस वजह से आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। होमवर्क करके आइएगा, टेस्ट में कल लाजमी अपीयर होइएगा, जिंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।